हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय लोहंडी गुड़ा। चलिए आज हम कक्षा 11वीं रसायन जो हम लोग स्टार्ट किए थे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इसके पहले की क्लासेस में हमने देखा था कि हाइड्रोजन का सामान्य जानकारी क्या है और हाइड्रोजन को लैब में या फिर प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, इन सारी चीजों पर हमने चर्चा कर लिया था। अगर आपने उन क्लासेस को अटेंड नहीं करे तो आप जाइए यूट्यूब पर और अजय कोर्राम सर्च करिए, वहां पर आपको सारी वीडियोस जो है अपलोड मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम चर्चा करेंगे कि जो हाइड्रोजन जो है वह क्षार धातुओं के साथ किस तरीके से समानताएं रखता है। तो आज का टॉपिक है हमारा कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ समानताएं। ओके, तो सबसे पहला कि जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान ही होता है। चलिए हम देखते हैं, हम ले लेते हैं कुछ क्षार धातुएं, फिर उसका कंपेयर हाइड्रोजन के साथ हम करेंगे। ओके, तो लिथियम ले लेते हैं और दूसरा सोडियम। सबसे पहले देख लीजिए लिथियम। लिथियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। ओके, परमाणु क्रमांक 3। अब हम इस लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने पर ये आता है फर्स्ट S2 और 2S1। ओके, फर्स्ट S2 और 2S1। इसका मतलब क्या, आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा या 10th में भी रहा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कैसे निकालते हैं। तो इसका अगर मैं परमाणु रूप दिखा दूं, क्योंकि अभी आप लोगों का प्रारंभिक क्लासेस हैं तो उसके चलते हो सकता है इसको समझने में दिक्कत हो, क्योंकि इसको जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो 9वीं और 10वीं में जिस तरीके से पढ़े थे उससे थोड़ा सा डिफरेंस होगा, तरीका वही है। चलो मैं आपको पिछले क्लास से जोड़ता हूं। आप लोगों ने पढ़ा होगा इससे पहले के क्लासेसों में 9वीं या 10वीं में कि ये नाभिक होता है। नाभिक के बाहर पहला कक्षा, इस पहला कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है पहली कक्षा में अधिकतम 2 भरते हैं। ओके, तो मैंने लिखा ये कौन सी कक्षा है, फर्स्ट टेस्ट में 2। ओके, इसके बाद जो है जो दूसरा कक्षा होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो इसी कक्षा में नहीं भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि नाभिक के जस्ट बाहर वाले कक्षा में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस दूसरे कक्षा में जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये लिथियम का क्या हो गया, परमाणु संरचना, जिसमें नाभिक के बाहर वाले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाहर वाले कक्षा में तीसरा इलेक्ट्रॉन। ओके, फिर अब देखते हैं दूसरा उदाहरण जो कि क्षार धातु है, वह है सोडियम। और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, अर्थात एक सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब एक सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस 11 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं निकालूंगा तो वो हो जाएगा फर्स्ट S2, क्योंकि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और S की जो एबिलिटी होती है वो 2 ही इलेक्ट्रॉनों की रखने की जगह होती है। फिर अगला होगा 2S2। फिर अब देखो कितना हो गए, 4 हो गए। अभी भी यहाँ पे बचा है तो 2S के बाद आता है 2P। तो इसको और अगर देखें तो यहाँ कितना आएगा, P जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हमारे पास हो गया 2S2, फर्स्ट S2, 2S2, 2P6। टोटल कितने हो गए, 6, 2, 8, 2, 10। अभी भी एक बचा है तो ये जाएगा 3S1। कहां पे जाएगा, 3S1। ये जो एक दिख रहा है वह क्या है, यह है नाभिक के बाहर वाला पहला कक्षा। ओके, नाभिक के बाहर वाला पहला कक्षा, इस पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ये जो 2 दिख रहा है, यह 2 है दूसरा कक्षा, और दूसरे कक्षा में जो होता है S भी होता है और P भी होता है। पहले कक्षा में मात्र एक ही होता है S। ओके,
तो फिर यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर 2s के 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, ओके, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के जो है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से दूसरे कक्षा में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8। आप लोग इस तरीके से सीखा होगा पिछली क्लासेस में, 2 8 और सबसे लास्ट में बच रहा है कितना, ये तीसरा कक्षा है, पहला दूसरा तीसरा, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही 3 लिख दिया है। क्लियर हो रहा है। और यहाँ पर जो होता है तीसरे कक्षा में एस कक्षक भी पाया जाता है, पी कक्षक भी पाया जाता है, डी कक्षक भी पाया जाता है। देखिए सबसे पहले वाले में केवल एस कक्षक पाया जाता है और एक्स कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा जो कक्षा होता है यहाँ पे एस पाया जाता है, एस के साथ पी भी पाया जाता है, और एस जो होता है एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं और पी में जो है 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, इसलिए दूसरे कक्षा में टोटल 8। अब तीसरी कक्षा की बात करें तो यहाँ पाया जाता है एस, पी और डी। एस में अधिकतम 2 भरता है, पी में 6 भरता है और डी में जो है 10 भरते हैं। लेकिन हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन है नहीं, हमारे पास है केवल 1 इलेक्ट्रॉन, वो चले जाता है एस में। तो इस तरीके से सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, फर्स्ट s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ओके, तो ये रहा क्या, हमारे कुछ क्षार धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक, अब मैं लिखता हूं आपके सामने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह है 1 है, इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा फर्स्ट s1। ओके, क्या होगा, फर्स्ट s1। समानताएं कैसे रख रहा है आप देख लीजिए, ये जो क्षार धातु है, इन क्षार धातुओं के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाता है, ओके, और s कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो सेम वैसे ही हाइड्रोजन भी का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वह s कक्षक में जाता है और उस s कक्षक में केवल 1 इलेक्ट्रॉन ही उपस्थित होता है। इसी कारण हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ पहले ही वर्ग में रखा जाता है, क्योंकि इनका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाता है, इनका भी आखिरी इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाता है। सेम इसी प्रकार हाइड्रोजन का भी आखिरी इलेक्ट्रॉन s कक्षक में जाता है और उसकी संख्या भी 1 होती है। ओके, तो यह क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्षार धातुओं के साथ समानता है। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला समानता कि वह अगला समानता किस प्रकार से रखेगा। क्लियर, ठीक। अगला जो हम देखेंगे वह होगी संयोजकता। क्या, संयोजकता में समानताएं, संयोजकता, संयोजकता। तो बात आती है कि संयोजकता क्या है। ठीक, तो हम लोगों ने इससे पहले चर्चा करी थी कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का सबसे बाहरी कक्षा जो होता है उस कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं। ओके, और उन संयोजी कक्षाओं में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलो देख के देखें कैसा। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का ये नाभिक है, सोडियम के नाभिक में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाहरी वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका सबसे बाहरी कक्षा जो है वो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने क्या कहा, किसी परमाणु का जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल होता है, सबसे बाहरी कक्षा जो होता है, इस बाहरी कक्षा को हम संयोजी कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी कक्षा। ओके, इसे हम संयोजी कक्षा कहते हैं, वैलेंसी शेल कहा जाता है। ठीक, अब इस संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उन इलेक्ट्रॉनों को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ओके, इनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होते हैं जो किसी परमाणु के समस्त रासायनिक गुणों को समझाने में सहायता करते हैं। ठीक, तो ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है,
ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है वह तत्व उतने ही दूसरे तत्वों के साथ जुड़ सकता है, रासायनिक बंध बना सकता है। एक बार और सुन लीजिए, यह जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होती है ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन जितने होंगे किसी परमाणु के सबसे आखिरी कक्षक में यानी कि संयोजी कक्षा में, तो उसके पास उतने ही तत्वों के साथ, दूसरे तत्वों के साथ या खुद के साथ जुड़ने की क्षमता होती है। तो देख लीजिए, ये जो सोडियम है इसके आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है, अर्थात जब भी कभी सोडियम किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा तो केवल एक के साथ, जैसे NaCl में एक Cl के साथ जुड़ता है। ओके, और यही जो है वह तत्व कितने दूसरे तत्वों के साथ या खुद के साथ जुड़ेगा, उसको हम कहते हैं संयोजकता। क्या कहलाती है ये कहलाती है संयोजकता। ओके, समझ में आ रहा है कि संयोजकता क्या बतलाता है कि वह तत्व कितने के साथ या फिर कितना बंध बनाएगा। ओके, उसी को हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। अर्थात अगर किसी के आखिरी कक्षा में, है ना, किसी तत्व के आखिरी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है, अगर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यहां लिख देता हूं संख्या, और इधर उनकी संयोजकता। देखिए, बहुत ही जरूरी चीज है, यहाँ आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर आखिरी कक्षा में किसी परमाणु का आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 1 है तो उसकी संयोजकता भी 1 होगी। क्लियर, अगर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो उसकी संयोजकता भी कितनी होगी, 2 होगी। अगर किसी परमाणु के आखिरी कक्षा यानी कि संयोजी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 3 है तो इसकी संयोजकता भी 3 होगी। ओके, 3 होगी। अगर आखिरी कक्षा में इनकी संख्या अगर 4 है तो इनकी संयोजकता भी 4 होगी। ठीक, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 2, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 और कार्बन की संयोजकता होती है 4, ऐसा, तो इसकी संयोजकता होगी 4। लेकिन अब बात आती है कि अगर कहीं किसी परमाणु के आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5, कितना, 5, तो आप सीधे सीधे नहीं जाएंगे कि इसकी संयोजकता 5 होती है। ठीक, इसको 8 होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, अष्टक नियम को पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए वह उसकी संयोजकता होगी। क्लियर, यह जो है उसकी संयोजकता होगी। ऐसे ही अगर आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 6 तो इसको अष्टक नियम के अनुसार 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जितना इसको चाहिए वह उसका संयोजकता होगी। यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ऐसे ही आप ले सकते हैं आगे, अगर 7 है तो 7 को 8 होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन, और यह उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। ठीक, वैसे ही अगर 8 है आखिरी कक्षा में तो इसको 0 चाहिए, अर्थात इसकी संयोजकता 0। और ये क्या है, 0 वाले, ये अक्रिय हैं, किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, यानी कि स्थायी है। ओके, तो संयोजकताएं इस प्रकार से होती हैं। इन चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो संयोजकता है आपको जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक आपका काम आएगा। हो सकता है आप बीच बीच में कंफ्यूजन हो। ठीक है, इस तरीके से जो है आप संयोजकताओं को देख सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये जो है संयोजकता हमको चर्चा करनी है, यहां हम कहां चले गए। ठीक, जरूरी था वो चीजें, तभी तो आपको क्लियर होंगे। ये संयोजकता है। तो संयोजकता क्या, हाइड्रोजन की संयोजकता जो है क्षार धातुओं की संयोजकता के साथ ही लगभग नहीं समान ही होता है। चलिए देखते हैं, अगर हम लिथियम की संयोजकता की बात करें, लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक है 3, इसकी संयोजकता की बात करें तो फिर जो संयोजकता है, इस संयोजकता को अगर हम देखें तो इसकी
इसके आखिरी कक्षा में जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 और 1। इसके आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी। अर्थात जो लिथियम जो होगा किसी भी एक के साथ इस तरीके से जुड़ सकता है, खुद के साथ एक एक या किसी दूसरे के साथ भी केवल एक के साथ ही जुड़ेगा, जैसे कि LiCl, ठीक इस तरीके से किसी एक के साथ ही जुड़ेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ओके, ये उसकी संयोजकता है। सेम ऐसी बात करें सोडियम, सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक है 11। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा लेंगे तो 2, 8 और 1, अर्थात इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इनकी संख्या है कितना, 1 है। अर्थात सोडियम क्या करेगा, सोडियम किसी एक के साथ ही जुड़ेगा। ओके, सोडियम किसी भी एक के साथ ही जुड़ेगा, समझ में आ रहा है, सोडियम किसी एक के साथ ही जो है जुड़ेगा, ठीक। ओके, तो ऐसे ही अगर हम बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो है संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, अर्थात हाइड्रोजन भी किसी एक ही दूसरे तत्व के साथ जुड़ेगा, या फिर खुद, जैसे एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है, ठीक, वैसे ही एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ता है, समझ में आ रहा है। वैसे ही कार्बन के साथ जुड़ेगा तो एक बार इधर हाइड्रोजन, एक बार ये हाइड्रोजन, एक बार ये हाइड्रोजन, इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि इसकी जो संयोजकता होगी वह 1 होगी, जिन क्षार धातुओं के समान, और जब भी जुड़ेगा तो केवल सिंगल बॉन्ड से, एकल बॉन्ड से ही दूसरे तत्वों के साथ ये जुड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, ऑक्सीकरण संख्या। क्या, ऑक्सीकरण संख्या। तीसरा हम देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या। इससे पहले ऑक्सीकरण संख्या हम जाने, इससे पहले हमारे लिए जरूरी है कि ऑक्सीकरण होता क्या है। ओके, ऑक्सीकरण होता क्या है। तो ऑक्सीकरण को हम बहुत तरीके से, अलग अलग तरीकों से समझते हैं, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉन बेस पे ऑक्सीकरण को बतलाऊंगा, ठीक। अगर हम किसी तत्व से देखें, अगर कोई तत्व अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो उसके पास उतने ही, जितने इलेक्ट्रॉन वह देता है उतने ही इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। कमी होने को जो है हम उसको धनात्मक आवेश से दिखाते हैं। तो अगर किसी के ऊपर धनात्मक आवेश हो गया तो वह तत्व जो है ऑक्सीकृत हो जाता है, ठीक, इसी को हम ऑक्सीकरण कहते हैं। हाइड्रोजन का निकलना किसी तत्व से, किसी यौगिक से ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक। कई तरीके हैं, मैंने कहा कई तरीके हैं ऑक्सीकरण को समझने के लिए, बट यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन बेस पे बता रहा हूं कि किसी तत्व से अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम क्षार धातुओं की बात करें, ओके, क्षार धातुओं की बात करें, किनकी बात करूं मैं पहले, क्षार। क्षार में हम देख लेते हैं किसको, लिथियम को ही लेके चलता हूं। लिथियम के पास क्या होता है, 1s2 और 2s1 होता है, अर्थात आखिरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ये क्या कर सकता है, इस आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को किसी को दान कर सकता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो देखो पॉजिटिव चार्ज इसमें कैसे आता है, जब किसी लिथियम की बात करें तो इसके पास इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु क्रमांक कितना है, 3 है। 3 है, इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है। प्रोटॉन कितने, आप ये भी जानते हो कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे, ये भी 3 होंगे, ठीक। लेकिन अब हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन एक को ये दान कर दे रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या होता है, कमी आता है। तो दान करने के पश्चात जब ये ऑक्सीकृत होगा उस समय इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी, अर्थात 2 नेगेटिव चार्ज होंगे। और प्रोटॉन की संख्या में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना कोई आ रहा है ना कोई जा रहा है, तो ये कितने हैं, प्रोटॉन 3 ही है। कितने हैं, 3 है। तो आप देखेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 2 नेगेटिव चार्ज है, ये 2 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करता है, ठीक। बच कितना जाता है, 1 पॉजिटिव चार्ज, और इसी पॉजिटिव चार्ज को इसके बाद जो है उस धातु के ऊपर में लिख के दिखाया जाता है। तो ये लिथियम का ऑक्सीकृत रूप हो गया, ठीक। ऐसे ही सोडियम के ऑक्सीकृत रूप की अगर हम बात करें तो सोडियम का ऑक्सीकृत रूप होगा सोडियम 1+, ठीक। और ये जो हाइड्रोजन जो होगा, जो समानता रखता है, हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दान करके जो है इस तरीके से रूप बना लेता है, अर्थात इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या
क्षार धातुओं के ऑक्सीकरण संख्या के समान ही होता है। ओके, ठीक है। अब देखते हैं विद्युत धनात्मक प्रकृति। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं। ठीक, ओके। अब देखते हैं धातुओं की जो है धनात्मक प्रकृति। जो क्षार धातुएं होती हैं ये धनात्मक प्रकृति शो करते हैं। धनात्मक प्रकृति कैसे शो करेंगे? धनात्मक प्रकृति शो करना अर्थात ये इलेक्ट्रॉन को दान करके अपने आप को एक पॉजिटिव स्पीसीज की तरह रख देंगे। ठीक, ये इसी तरीके से जैसे ऑक्सीकरण हम संख्या हमने देखा था, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण संख्या जो क्षार धातु का होगा, यहाँ पर सोडियम का लिथियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? +1। और सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया? ये भी +1। और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना हो जाएगा? ये भी +1। +1 क्यों? क्योंकि इनके पास एक एक प्लस ज्यादा हो जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन के दे रहे हैं। इस तरीके से इनका ऑक्सीकरण संख्या कितना है? +1 +1 +1। ओके, अब देखते हैं इनका इन क्षार धातुओं का जो है विद्युत धनात्मक लक्षण। विद्युत धनात्मक लक्षण, विद्युत धनात्मक लक्षण हम देखेंगे कि इनका विद्युत धनात्मक लक्षण कैसा है। होता क्या है, जो लिथियम है यानी कि जितने भी क्षार धातुएं होंगी वो क्या करते हैं, किसी दूसरे स्पीसीज, ये लोग बहुत दानी प्रकृति की होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन लोग प्रदान करने वाले होते हैं। ठीक, तो ये आसानी से जो है किसी को भी इलेक्ट्रॉन, किसी को भी नहीं, मतलब जो लेने वाला होगा उसी को, है ना, तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। किस तरीके से? लिथियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी दूसरे को और वह जो है लिथियम 1+ के रूप में बन जाएगा। फिर वैसे सोडियम क्या करेगा? सोडियम भी क्षार धातु है, यहां भी सोडियम आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा और जो है सोडियम आयन के रूप में बन जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन जो है दान कर देता है और इन क्षार धातुओं के समान ही धनात्मक आयन बना लेता है। ओके, ठीक। अब देखेंगे अधातुओं के साथ उपयोग। जिस तरीके से क्षार धातुओं का हम अधातुओं के साथ उपयोग करते हैं उसी तरीके से हाइड्रोजन का भी अधातुओं के साथ उपयोग होगा। अधातुओं के साथ उपयोग, अधातुओं के साथ क्रिया कह देता हूं। ठीक, अधातुओं के साथ क्रिया। क्षार धातुओं को अगर देखें तो क्षार धातुएं क्या करती हैं? अधातुओं के साथ क्रिया करके लवण का निर्माण कर लेती हैं। ओके, तो लिथियम क्या करेगा? लिथियम 2Cl2 2Cl क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। लिथियम क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और ये बनाता है LiCl। ठीक, वैसे ही सोडियम क्या करता है? क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और बनाता है NaCl। क्या बनाता है? NaCl। सेम ऐसी तरीके की क्रिया दिखाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ क्रिया करता है और निर्माण करता है HCl का। किसका? HCl का निर्माण करता है। ओके, ठीक। क्षार धातुएं जो होती हैं वो हमेशा कैथोड पर मुक्त होती हैं। तो कैथोड पे मुक्त होना, कहां पर? कैथोड पर मुक्त। जो क्षार धातुएं हैं वो कैथोड पर मुक्त होती हैं। कैसे? लिथियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो लिथियम क्लोराइड जो है, लिथियम क्लोराइड इस तरीके से जब अलग होता है तो यहाँ जो है कैथोड पे मुक्त होता है। अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम प्लस आयन जो है ये कैथोड पे मुक्त होता है। ओके, सेम इसी तरीके से हम HCl को अगर लेकर करें तो हाइड्रोजन भी क्या होगा? कैथोड पर मुक्त होगा। क्लियर? कैथोड पर ये मुक्त होगा। अब देखते हैं अपचायक गुण। क्या? अपचायक गुण। अपचायक गुण से पहले अपन को जानना ये जरूरी है कि अपचायक या अपचयन किसे कहते हैं। यहां पर मैंने इलेक्ट्रॉन बेस पे बताया था, यहां पर भी उसी तरीके से अगर किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन अगर जुड़ जाता है तो उसका जो है अपचयन हो जाता है और जिसकी उपस्थिति में अपचयन होती है उसको अपचायक कहा जाता है। तो एक तरीका है, इलेक्ट्रॉन अगर कहीं जुड़ जाएगा, वहां इलेक्ट्रॉन निकल रहा था तो ऑक्सीकरण था, यहां पर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो अपचयन है। अर्थात जो अपचयन के लिए इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, ध्यान दो, जो अपचयन की क्रिया के लिए इलेक्ट्रॉन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और अपचयन के लिए जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा उसको अपचायक कहते हैं। और क्षार धातुएं जो होती हैं ये प्रबल अपचायक होती हैं।
और इन क्षार धातुओं के समान ही हाइड्रोजन भी अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। ओके, चलिए देखते हैं होता क्या है। क्षार धातुएं इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करती हैं, जिससे यह इलेक्ट्रॉन जाके किसी के साथ जुड़ जाता है, तो यह हो गया अपचयन क्रिया। और ये इलेक्ट्रॉन किससे मिला है? लिथियम से, और जिसकी उपस्थिति मतलब क्या हुआ, इसी के कारण जो है अपचयन हो जा रहा है। तो जिसकी उपस्थिति से अपचयन क्रिया होती है उसे अपचायक कहते हैं। तो सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम भी क्या करता है, सोडियम भी इलेक्ट्रॉन दान कर देता है और इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ जाके जुड़ जाता है, उसका इस क्रिया को हम अपचयन कहते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का जुड़ना को अपचयन कहते हैं, और जिसकी उपस्थिति में अपचयन हो रहा है उसे अपचायक कहते हैं। तो यह एक प्रबल अपचायक है। सेम इसी प्रकार का क्रिया जो है हाइड्रोजन भी शो करता है, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन जाएगा किसी दूसरे के साथ जो है जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, तो ये अपचयन हो गया। और जब ये किसी के साथ जुड़ जाएगा तो अपचयन की क्रिया जब संपन्न होती है, तो जिसकी उपस्थिति में संपन्न होती है उसे हम प्रबल अपचायक। तो हाइड्रोजन भी इनके समान अपचायक गुण प्रदर्शित करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे गुण हैं, पर इतने गुणों को भी अगर आप कवर करेंगे तो आपका आधा काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा क्या क्या था, चलो सरसरी निगाहों से एक बार और देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान ही होता है। इनकी आखिरी कक्षा एस में जो है इलेक्ट्रॉन जाते हैं और उनकी संख्या भी 1 होती है। संयोजकता, तो संयोजकताएं जो है क्षार धातुओं का फर्स्ट वर्ग के क्षार धातुओं का संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो जो क्षार धातुएं होती है उनका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है, तो हाइड्रोजन का भी +1। विद्युत धनात्मक प्रकृति की बात करें तो जितने भी क्षार धातुएं होती हैं उनका प्रबल गुण है कि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागते हैं, तो हाइड्रोजन भी उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और धनात्मक आयन बनाता है। फिर अधातुओं के साथ क्रिया, जितने भी क्षार धातुएं हैं वो अधातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, तो उसी तरीके से हाइड्रोजन भी लवण बनाता है। कैथोड पर मुक्त होना, जो क्षार धातुएं होती हैं उनको हम अगर हाइड्रोलिसिस करें तो वो क्या होती हैं, कैथोड पर